हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राणा ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग को आज हम पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। जितने सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का हम इसी तरह से वीडियो लाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। तो बिहार बोर्ड जो एग्जाम 2024-25 में क्लास 12th का जो आर्ट्स का होने वाला है, जो सब्जेक्ट अभी है पॉलिटिकल साइंस, इनका हम अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। फिर जाकर के प्रत्येक चैप्टर का हम लोग क्या करवाएंगे, सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो है उनका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 1। ऑब्जेक्टिव है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। यानी कि जब देश आजाद हुआ तो उस क्रम में एक दल जो था कांग्रेस पार्टी, उसका वर्चस्व ज्यादा था। इसी पर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव जितने के जितने सारे के सारे पूछे गए हैं और जो आने वाला उन सारे के सारे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। चलिए आइए, तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया? संविधान हमारा बन करके 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 26 नवंबर, ठीक है। और पूरे देश को, और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। अर्थात संविधान सभा में जितने सारे के सारे लोग हैं इनको मान्यता दे दिया था। और संपूर्ण देश में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए, इस तरह से आपका क्या हो गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। अच्छा, अगर आपसे कभी कभी पूछेगा संविधान बनाने में कितने समय लगा था, तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और कितना ना, कहीं कहीं पर 18 दिन या 17 दिन लिखा रहता था, 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा संविधान कब लागू किया गया था नु? तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सबको पता है कि 1930 में गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते अब इसके बारे में हम लोग क्लास में और पढ़ेंगे। आइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होनी चाहिए कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जबकि राष्ट्रपति पूछेगा तो राष्ट्रपति कौन थे, तो बोलेंगे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ के थे बिहार के थे। कहाँ से थे बिहार के। आइए, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको आम चुनाव की बात करें तो आम चुनाव मतलब होता है लोकसभा का चुनाव, अर्थात जिससे प्रधानमंत्री जनता चुनती है, अर्थात अपने सांसद को चुनता है। किसको चुनता? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को चुनता है, ठीक ना। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को चुनते हैं, ठीक ना, सांसद को। इससे में, और यह सभी के सभी सांसद किसका चयन करता है? ये सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री का चयन करता है। तो आम चुनाव सबसे पहली बार भारत में कब हुआ था? 1952 में हुआ था।
पहला आम चुनाव 1952 में, और प्रत्येक 5 साल में चुनाव। दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में। पहला आम चुनाव के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। पहला आम चुनाव के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, और दूसरा आम चुनाव हुआ उसमें भी पंडित नेहरू थे, और तीसरा आम चुनाव हुआ उसमें भी पंडित नेहरू थे। लेकिन तीसरा आम चुनाव में पंडित नेहरू ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका और इनकी मृत्यु हो गया। और उसके बाद तब जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने? हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन इसका भी क्या हो गया? अकस्मात मौत हो गया। इसके बाद तब जाकर के इंदिरा गांधी बन गए। लेकिन बीच में गुलजारी लाल नंदा हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इनका भी 66 में मृत्यु हो जाता लाल बहादुर शास्त्री का, जबकि 64 में मृत्यु हो जाता पंडित नेहरू का। तो अगर आपसे पूछेगा बताइए कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो बोलेंगे दूसरा जोड़ लो नोनो, 1957। तो कब हो जाएगा नोनो? 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया था तो संविधान निर्माण करने में कौन थे तो आपको पता होनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा क्या था? अस्थायी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इस प्रकार से संविधान सभा हमारा संविधान का निर्माण करने में संविधान सभा के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आइए, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? कौन से राजनीतिक दल था जिसका 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था? तो वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारत राष्ट्र कांग्रेस। और इसका स्थापना करने वाला अंग्रेज था A.O. ह्यूम। क्या था A.O. ह्यूम। ठीक ना? और इसके जनरल रमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। आइए तो हम लोग चलते हैं अगला। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो पहला लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था? 489 था। तो पहला में कितना था? 489। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। भारत राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई थी। अभी आपको समझा चुके हैं कि भारत राष्ट्र कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी 1885 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना? अभी तुरंत आपको पीछे बताए। A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था? तो वो कांग्रेस पार्टी था। क्या था कांग्रेस पार्टी था। समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो समाजवादी पार्टी जो था, ये समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें जिसको कहा गया संपूर्ण क्रांति। और इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया था। इसीलिए इसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। इसको लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक भी कहा जाता है। और गांधी इंदिरा गांधी के ये करीबी थे, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था। और इन्होंने 1974 में पटना के गांधी मैदान में क्या कहना संपूर्ण क्रांति सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए भाषण दिया था, जो कि इतिहास में अमर हो चुका है। और इसी प्रकार से इसको उन्होंने क्या कहा था? लोक नायक का भी उपाधि दिया गया। लोगों का नायक कहा गया जयप्रकाश नारायण को। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। और पंचशील यानी पांच, पंच का मतलब होता है पांच, शील का मतलब होता है सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत दिया गया था। और उसके बाद यह कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 में इसमें था। और उस समय और वहां के
रूस के जो एन लाई निक्चाई एन लाई वहाँ के रूस के प्रधानमंत्री थे, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, ठीक ना, उसी समय हुआ था। और 5 समझौता, जब इसका डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे आपको सब्जेक्टिव में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुआ था? गुट निरपेक्ष के क्या गया 1961 में बेलग्रेड में, कहा हुआ था नो? बेलग्रेड। आइए 1961 में हुआ था कानून, 1961 में। आइए हम लोग चलते हैं नो। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो भारतीय जनसंघ ने केवल और केवल 3 सीटें, 3 जगह से वह विजयी प्राप्त हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। एक दल प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो एक दल प्रभुत्व का मतलब होता है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। यानी अगर आपका मानिक राजनीतिक दल में अगर किसी अन्य दल का अगर कोई मजबूत पार्टी नहीं है तो उसको क्या कहते हैं नो? एक दल का ज्यादा समय तक वह शासन करते रहते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे देश के कारण नरेंद्र मोदी चलते हैं। आइए 1959 ईस्वी में केरल के साम्यवादी सरकार, यहां तो याद रखेगा नो, देश में क्या नो कि साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदरीपाद, यानी कि ये थे, ठीक ना, ये साम्यवादी सरकार था। साम्यवादी दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? साम्यवादी दल का स्थापना अगर पूछेगा तो 1924 ईस्वी में साम्यवादी दल का स्थापना हुआ था। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, साम्यवादी दल चाहता था कि समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना हो। वह चाहता था गरीब मजदूर और किसानों का शोषण से मुक्ति मिले, यह भी सही है। पूंजीवाद की समाप्ति, यह भी सही। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर एक चीज चाहता था, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, तो भारतीय जनसंघ चाहते थे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ये चाहते थे। क्या उद्योगों का विकास चाहते थे? नहीं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार? नहीं। मजदूर और किसानों के हितों की रक्षा ही नहीं। इसका मतलब 19 का क्या हो जाएगा नो? हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? भारतीय जनसंघ का। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? देखिए ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सन्नु। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार पर बल दिया था? तो ये था नो कांग्रेस पार्टी। कौन थे नो? जिसकी स्थापना कब हुआ था नो? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो आपको हम बताए थे कि जनता पार्टी में हुआ था। इसका विलय किस पार्टी में हुआ था नो? जनता पार्टी में हुआ था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का हुआ था नो? तो संयुक्त समाजवादी दल। कौन था नो? संयुक्त समाजवादी दल। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समाजवादी दल का क्या हुआ था नो? कि गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर पूछेगा गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि गांधीवादी समाजवाद, यानी कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो वह था नो स्वतंत्र पार्टी। कौन था नो? स्वतंत्र पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री आपने अच्छी तरह से जानते हैं और जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, ठीक ना, और आपको पता है कि लोग कौन थे नो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख? जानते हैं?
ये सरदार पटेल थे। कौन थे नैनो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गुजरात के थे। और नर्मदा नदी के तट पर इसका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना गया नैनो, एक बड़ा सा मूर्ति बनाया गया इसका, ठीक ना। यानी कहा नैनो गुजरात में, ये गुजरात के ही थे। आइए 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया? 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया था? तो आपको अच्छी तरह से पता है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। कौन सा पार्टी नाम? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का क्या किया था ननो, कि इस पर स्थापना किया था। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीति दल है? संस्थागत, यानी ये जो संस्थागत क्रांतिकारी दल, संस्थागत क्रांतिकारी दल आपको अच्छी तरह से पता है, वह मैक्सिको का था। कहां का था नैनो? मैक्सिको का था। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों का सरकार बनी थी? हम बताए थे कि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था, 5-5 साल में। इसका मतलब जब दूसरा आम चुनाव हुआ था तो इसमें से जो था नो, वह आपको अच्छी तरह से पता है, वह केरल राज्य था जहां साम्यवादी की सरकार बनी थी और पूरी तरह से कांग्रेसों का सफाया हो गया था। 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से रहे हैं? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि चीन का भी आक्रमण हुआ। इस समय कांग्रेसों के लिए क्राइसिस का समय था। चीन ने हम लोगों को हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करके चीन ने क्या कर दिया, हम लोगों के साथ धोखा कर लिया, छल। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्र विभाजन, इसका मतलब इसका कौन सा आंसर हो गया? सभी हो जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने का पीछे यही सारे के सारे, चीनी आक्रमण था, बढ़ती गरीबी बेरोजगारी था, सांप्रदायिक और क्षेत्र विभाजन था, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग मांग, अर्थात ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे, साम्यवादी दल के मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना। राष्ट्रमंडल से किसको अलग होना? भारत को अलग होना। और राष्ट्रमंडल आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ा दिए क्लास में। विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, विदेशी जो उद्योग हैं उसका क्या करना? राष्ट्रीयकरण करना है। जो दूसरे देश का उद्योग है अपने देश में उसका लगा, उसको क्या करना? नेशनलाइज कर देना है उसको। और उसके बाद पूर्ण रोजगार और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, हर एक आदमी को रोजगार मिले और सभी को समाज में सुरक्षा मिले। इसका मतलब यह हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। 1957 में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम यही था, साम्यवादी दल यही उसका मेन मोटो था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? 1977 में अनेक समाजवादी गुटों में, आपको पता है 1977 में इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा था। यानी 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो उसके बाद 1977 में जो चुनाव हो रहा था उस समय समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? तो आपको मैंने बताया जनता पार्टी में विलय कर लिया था। किस में कर लिया था नैनो? जनता पार्टी में विलय कर लिया था। गुट निरपेक्ष का अर्थ अगर पूछेगा नैनो, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है, अगर आपसे पूछे गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे नैनो? गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ना हम क्या करेंगे? अमेरिका का सपोर्ट करेंगे पूंजीवादी का, ना साम्यवादी का रसिया का सपोर्ट करेंगे, ना पहली दुनिया का सपोर्ट ना दूसरी दुनिया का सपोर्ट, यानी केवल और केवल ये विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, समाजवादी पार्टी का स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? समाजवादी पार्टी का स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो कब हो जाएगा नैनो? समाजवादी पार्टी का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। समाजवादी पार्टी का स्थापना 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी का स्थापना किया था? 1937 में भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना किया था। फिर से पार्टी का नैनो रिपब्लिकन। 1937 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखिएगा नो। तो भीमराव अंबेडकर ने 1937 में एक नई पार्टी का क्या क्या था? स्थापना किया। तो उस पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी, जो हाल फिलहाल
अमेरिका में जानवे करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का यही पार्टी का नाम है, रिपब्लिकन। ठीक ना। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन को। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी का स्थापना हुआ था? तो नेताजी हमारे जो थे, नेताजी सुभाष बाबू, और ये सुभाष बाबू ने एक पार्टी का नींव रखा था, और इस पार्टी का, और जो अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1959 ईस्वी में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र पार्टी में आपको हम पढ़ाए थे क्लास में, मेरे प्यारे भाई बहन, आपको हम बता रहे थे डिटेल में, हुआ था श्री राजगोपालाचार्य। दक्षिण भारत वो कहाँ से थे? मद्रास से, चेन्नई से थे। ठीक ना। श्री राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलता अगले क्वेश्चन को। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? अच्छा, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो जानवे करते हैं 62 का जो लड़ाई था भारत और चीन के लिए, एकदम ये इतिहास में अमर हो गया ये लड़ाई। 1962 का लड़ाई था। ठीक ना ये, और जिसमें भारत क्या हो गया था पराजित हो चुका था। आइए, कथा गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, अभी आपको हम पीछे बता रहे थे, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गुट निरपेक्ष जो था वह कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष का कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया? तो ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन था और यह पार्टी बन गया था आपका, उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। कौन सा पार्टी था? जनता पार्टी। आइए, और जानवे करते हैं जनता पार्टी में किसका सरकार बना था? प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन से प्रधानमंत्री बने थे? ये हम क्लास में पूरा डिटेल पढ़ा दिया यहाँ आपको सिर्फ रिवीजन करवाना है ऑब्जेक्टिव का। आइए, तो मोरारजी देसाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथा गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? रे मेरे प्यारे भाई बहन, आपको क्लास में खूब अच्छी तरह से समझाए थे कि गुट निरपेक्षता का नींव रखने में अगर किसी भारतीय नेता का सबसे ज्यादा योगदान था तो वो कौन थे? पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे। तो क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू थे। ठीक ना। और मिस्र के भी राजा थे, मिस्र के थे, इंडोनेशिया के थे, और इसी तरह से युगोस्लाविया के थे। इस तरह से हम कह सकते हैं आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाला व्यक्ति जो था वह जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे, और जिसको हम लोग लोकनायक भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक। ठीक ना। इस प्रकार से चलते हैं अगला क्वेश्चन। कथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? कथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी, भारतीय राष्ट्र जो है दो विरोधी दलों में बट गया? जो कम्युनिस्ट पार्टी था ये दो विरोधी दलों में कब बटा था? ये दो विरोधी दलों में कब बटा था तो आपको हम अच्छी तरह से क्लास में समझाए थे। यह जो था 1964 में बट गया था दो दलों में, यह बट गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक कौन था सीपीआई, और एक कौन था? सीपीएम। सीपीआई और सीपीएम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कई सारे के सारे चुनौतियां थी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां, जैसे राष्ट्रीय एकता, यानी कि हम सभी लगभग 552 रियासतों में देश बटा हुआ था, और इसीलिए हम सभी एक हों, ये चुनौतियां था।
दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना करना, यहाँ चुनाव हो, संविधान से देश चले, ये चुनौती था। दूसरा गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति की चुनौती था, यानी गरीबी को खत्म करे, बेरोजगारी खत्म हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि यह उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हर तरह की समस्या था, हम लोग राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र, ये कभी कभी 2 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस क्यों विभाजित हो गया, अगर आपसे पूछेगा तो जानबे करते हैं लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन था, ठीक ना। धार्मिक पुनरुत्थान था, धार्मिक पुनरुत्थान था, और साथ में यानी अलग अलग धर्मों के उत्थान हो रहा था। और लाल बाल पाल के उग्र विचार थे। नरम दल और गरम दल का जानबे करते हैं कि नरम दल दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल। तो ये नरम दल और गरम दल का, ठीक ना। और यह चाहता था खून खराबा हो और किसी तरह से देश को आज़ादी मिले, लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम था। इस तरह से तो क्या हो गया, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, साथ ही साथ में धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बाल पाल के उग्र विचार, और उपयुक्त में से सभी। चलता अगले क्वेश्चन को। कहता कांग्रेस का प्रमुख काल कब से कब माना जाता है। तो कांग्रेस का प्रमुख काल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वह पहला चुनाव से लेकर के तीसरा चुनाव तक उसका एक अच्छा वर्चस्व रहा, इसीलिए इसको कहते हैं एकल प्रभुत्व का दौर। एकल प्रभुत्व का दौर यानी कि कांग्रेस पार्टी का ज्यादा वर्चस्व था, एकल प्रभुत्व का दौर, एकल प्रभुत्व का दौर था, यानी केवल और केवल कांग्रेस का परचम था इस समय। कन्नो 1952 से लेकर के 1967 तक। चलते ननो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते ननो वह है आपका 46। कहता औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे। तो अलोकतांत्रिक शासन अपनाने का मुख्य कारण क्या था, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा क्या होगा, देश में अलोकतांत्रिक यानी कि देश में क्या हो जाता है, मतभेद व संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, इसी लेकर के, ठीक ना। क्या हो जाता है, ये इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाता है, इस तरह से कि देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, इसी लेकर के। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। अलोकतांत्रिक इसीलिए ताकि क्या करे, संघर्ष को बढ़ावा मिले, जानबूझ के संघर्ष को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। आपको हम अच्छी तरह से क्लास में समझाए थे कि जब हम लोग का पहला आम चुनाव होने वाला था 1952 में, तो 1952 से पहले ही निर्वाचन आयोग बना था, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग ही क्या करता, संपूर्ण देश में इनका आम चुनाव करवाता। तो आम चुनाव कराने के लिए किसका गठन हुआ था ना, निर्वाचन आयोग का हुआ था। निर्वाचन आयोग के बारे में अच्छी तरह से आर्टिकल 324 में दिया है, ठीक ना, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो कब होगा, तो 19 जनवरी 1951 में किया गया था। तो 47 का क्या हो जाएगा 47 का आपका हो जाएगा 47 का 1 मिनट 47 का जनवरी 1950 सॉरी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। गठन कब किया गया था 1 मिनट गठन की बात करेगा तो गठन करने का बात होगा तो कब हो जाएगा 1950 में ही इसका गठन कर लिया गया था, ठीक ना। चलिए तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, अगर भाई जो चुनाव आयोग बना और इसमें सबसे चुनाव आयुक्त जो मेन मुख्य चुनाव आयुक्त जो था, चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वह कौन थे, इसका हो जाएगा तो ये 48 का हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन थे सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना, ये तो है ही। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। इसका क्या आ जाएगा 49 का 1, ठीक ना।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, ठीक ना, सिंबल राजनीतिक दल को देना, राजनीतिक दलों का क्या करना, आपराधिक जांच करना, कई सारे इसके कार्य आपको हम बताए थे क्लास में। कहता पंचशील समझौता कब हुआ था, तो बताए थे पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील, भारत और यानी 5 सिद्धांत, यानी हम दोनों एक दूसरे का शांति व्यवस्था बना कर रखेंगे, बॉर्डर पे मारपीट नहीं करेंगे, इसी प्रकार के 5 नियम थे, ठीक ना। आइए, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अगर तुलना किया जाए तो वह किससे है, तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि यह कौन हो जाएगा नैनो, ब्रिटिश के महारानी के समान है, ब्रिटिश के महारानी के समान है। किसके समान है, ब्रिटिश के जो महारानी है उसके समान है। आइए, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, ये देखिए 2020 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑन लिबर्टी, ये याद रखिएगा नो, ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है J.S. मिल का है, एक J.S. मिल का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। तो राज्य कहने का मतलब क्या हुआ, तो राज्य का मतलब यहाँ देश से संबंधित है। तो देश मतलब क्या होना चाहिए, उसको एक भूभाग होना चाहिए, उसको तो जनसंख्या होने चाहिए, उसको संप्रभुता होनी चाहिए। इसका मतलब कौन नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा नैनो, इसके पास क्या नो, एक देश को राजनीतिक दल, क्या कर रहे नो, ये जो राजनीतिक दल ये तत्व नहीं है, राज्य के एक तत्व नहीं है। एक जमीन, जनसंख्या, संप्रभुता होनी चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा डी, ये नहीं होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। अभी आपको सिखाए थे कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में, दूसरा कब हुआ था 1957 में, और तीसरा कब हुआ था 1962 में। पहला आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित नेहरू। दूसरा आम चुनाव में कौन बने थे, पंडित नेहरू। तीसरा आम चुनाव में कौन बने थे, पंडित नेहरू। लेकिन इन्होंने तीसरा आम चुनाव में कार्यकाल पूरा नहीं कर सका और 1964 में पंडित नेहरू का मृत्यु हो गया। और उसके बाद तब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी, उसका भी मौत का ताशकंद समझौता के लिए गए थे, वहां पर हो गया था। फिर 66 में उसका मौत हो गया। तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बना था। उसके बाद तब जाकर के हमारे देश में एक फिर से इंदिरा गांधी के सरकार में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। यानी आपसे पूछेगा प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो बोलेंगे 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। ये कानून मंत्री आपको अच्छी तरह से पता, अंबेडकर जी हमारे कानून मंत्री थे, भारत के पहले कानून मंत्री बने। इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इन सारे के सारे क्वेश्चनों का मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखें और क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। और इसी तरह से सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आर्ट्स विषय को लेकर के आएंगे, दोस्तों तक शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।